नमस्कार। आज की कहानी दिव्या भारती की। दिव्या भारती वो भारतीय महिला अदाकारा जिसने मात्र 14 हिंदी फिल्में की, लेकिन उन 14 फिल्मों में अपनी एक ऐसी छाप छोड़ दी कि आज भी दिव्या भारती के बारे में चौक चौराहों पर बात होती है और उनकी अदाकारी की तारीफ होती है। मात्र 19 साल की वो अदाकारा जब हिंदी सिनेमा में आई तो कहा जाने लगा कि दूसरी श्रीदेवी आ गई। सात समंदर पार जैसा गाना उन पर फिल्माया गया और आज भी दर्शक उस गाने को जब देखते हैं तो झूम उठते हैं। दिव्या भारती की कहानी 1990 के आसपास शुरू होती है। 1990 के दशक में दिव्या भारती ने फिल्मों में कदम रखा। उम्र कम थी, पहले साउथ इंडियन फिल्मों में काम किया, तेलुगु सिनेमा से शुरुआत की, फिर तमिल फिल्मों में देखी गई। उस दौर में साउथ सिनेमा में नई एक्ट्रेस को जल्दी मौके मिल जाया करते थे, लेकिन वहां टिकना आसान नहीं था। दिव्या भारती वहां सिर्फ टिकी नहीं बल्कि नोटिस की गई। मुंबई पहुंची तो जैसे किस्मत ने रफ्तार पकड़ ली। जहां एक नई अभिनेत्री को फिल्म इंडस्ट्री में घुसने में सालों लग जाते थे, वहीं दिव्या भारती ने एक ही साल में करीब 10 फिल्में साइन कर ली। कुल मिलाकर 14 हिंदी फिल्मों में, जिनमें से 3 उनकी मौत के बाद रिलीज हुई, जबकि उनमें 80% शूटिंग हो चुकी थी। दिव्या की फिल्में विश्व आत्मा का गाना सात समंदर पार, जिसे आजकल कार्तिक आर्यन ने रिक्रिएट किया था, लोग कह रहे हैं बहुत वाहियात रिक्रिएशन है। यह गाना उस दौर में जब दिव्या भारती पर फिल्माया गया था तो यह सुपर डुपर हिट हुआ था। आज भी घर घर में इस गाने को देखते सुनते जानते हैं लोग। शादियों में अक्सर ये गाना बजता है। शाहरुख खान की फिल्म दीवाना आपको याद होगी। दीवाना जैसी फिल्म में शाहरुख खान और ऋषि कपूर के साथ काम मिला। दिव्या भारती ने अपने काम से प्रभावित किया। शोला और शबनम में गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी जबरदस्त हिट रही। सिर्फ 2 साल में दिव्या भारती इंडस्ट्री की टॉप यंग एक्ट्रेस में गिनी जाने लगी। कुल मिलाकर करीब 20 फिल्में, जिनमें 14 हिंदी थी, 6 साउथ की थी, और यह सब तब जब उम्र 19 साल थी या उससे भी कम। इसी तेज रफ्तार जिंदगी के बीच उनकी मुलाकात होती है साजिद नाडियाडवाला से। शोला शबनम के सेट पर गोविंदा के जरिए पहली मुलाकात हुई, फिर बातचीत बढ़ी, नजदीकियां बढ़ी, बहुत कम वक्त में प्यार हो गया। साजिद नाडियाडवाला उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में एक उभरते हुए प्रोड्यूसर थे, लेकिन एक सच्चाई यह भी थी वो पहले से शादीशुदा थे। इसके बावजूद साल 1992 के आखिरी महीनों में दिव्या भारती और साजिद नाडियाडवाला ने इस्लामिक तरीके से शादी कर ली। काजी ने निकाह पढ़ाया। दिव्या भारती का नाम बदलकर सना नाडियाडवाला हो गया। हालांकि ये शादी दुनिया से छिपाई गई, बजा बताई गई। करियर इंडस्ट्री में कोई बात नई नहीं थी ये। कई हीरो हीरोइन अपनी शादी और रिश्ते को इसलिए छिपाते थे ताकि उनकी फिल्मी बिजनेस पर कोई असर ना पड़े फिल्मों में। दिव्या भारती बहुत नई थी, फिल्में लगातार मिल रही थी, पैसा शोहरत दोनों आ रहे थे, इसलिए तय हुआ कि सही वक्त पर शादी का खुलासा किया जाएगा। 1993 में साजिद नाडियाडवाला ने दिव्या भारती के लिए मुंबई के वासुआ इलाके में एक फ्लैट लिया। तुलसी अपार्टमेंट, 5वीं मंजिल, 3 बेडरूम का फ्लैट। ये फ्लैट ना साजिद नाडियाडवाला के नाम था ना दिव्या का नाम था। वो वहां पर किराएदार के तौर पर रहती थी। कभी कभी उनके भाई कुणाल भारती आते थे। माता पिता अलग रहते थे। जिंदगी बाहर से काफी परफेक्ट दिख रही थी। काम था, पैसा था, नाम था, शादी थी। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या ये सब कुछ सच में जितना आसान था उतना आसान दिख रहा था जितना उतना आसान था? क्या इसी कम उम्र में इतनी तेजी से रफ्तार संभालना आसान होता है? और क्या दिव्या भारती के निजी रिश्तों में सब कुछ ठीक था? तारीख आती है 5 अप्रैल साल 1993, जिस दिन यह कहानी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। 5 अप्रैल 1993 को यह तारीख दिव्या भारती की जिंदगी की आखिरी दिन साबित हुआ। लेकिन उस दिन की शुरुआत बहुत आम दिनों जैसी थी। सुबह हैदराबाद में शूटिंग हुई, वही भाग दौड़, वही यूनिट, वही कैमरा, जल्दी जल्दी सीन को खत्म करने की कोशिश। दिव्या भारती उस वक्त एक साथ हिंदी, साउथ, ये दोनों फिल्में कर रही थी। यही वजह थी कि उनका शेड्यूल बहुत टाइट था। उस दिन शूटिंग के दौरान उनके पैर की उंगलियों में चोट लग गई, बैंडेज बांधी गई। दर्द था लेकिन काम रुका नहीं। दोपहर के आसपास शूटिंग खत्म हुई, शाम को मुंबई रवाना हो गई। शाम होते होते वसोवा के तुलसी अपार्टमेंट स्थित अपने फ्लैट पर पहुंच गई। 5वीं मंजिल
जहां पर 3 बेडरूम का फ्लैट और वो किराएदार के तौर पर रहती थी। इत्तेफाक से उसी दिन दिव्या भारती ने मुंबई में अपना एक 4 बेडरूम का फ्लैट खरीदा था। ये बात बाद में पुलिस जांच में सामने आई। दिव्या इस डील को लेकर बहुत खुश थी, क्योंकि 19 साल की लड़की जिसने कुछ ही सालों में इतना नाम पैसा कमाया था, वह मुंबई जैसे शहर में अपना घर खरीद सके, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने अपने भाई कुणाल भारती को घर बुलाया और ये बात खुशी खुशी बताई, माँ बाप को जानकारी दी, आसपास के लोगों से बात की। जांच में ये बात सामने आई कि उस दिन दिव्या भारती का मूड बहुत अच्छा था। वो ना परेशान थी ना डिप्रेस थी। यही बात बाद में सुसाइड थ्योरी के खिलाफ सबसे बड़ा तर्क बनी। अगले दिन यानी 6 अप्रैल को फिर शूटिंग के लिए मुंबई से बाहर जाना था, लेकिन पैर की चोट और घर की खुशी के कारण प्रोड्यूसर को फोन किया गया कि एक दिन का समय दे दीजिए, एक दिन आगे बढ़ा दीजिए। प्रोड्यूसर ने बात मान ली, यानी अगले दिन कोई जल्दबाजी नहीं थी। शाम ढलते ढलते दिव्या भारती अपने फ्लैट में थी, तभी उनके करीबी दोस्त और मशहूर फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला का फोन आता है। नीता वही डिजाइनर थी जो दिव्या की ज्यादातर फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करती थी। प्रोफेशनल रिश्ता कब दोस्ती में बदल गया ये किसी को पता नहीं चला। नीता ने कहा कि वह अपने पति डॉक्टर श्याम के साथ उनके घर आना चाहती हैं। कुछ आने वाली फिल्मों के कॉस्ट्यूम को लेकर, कैरेक्टर को लेकर दिव्या भारती से बात करनी है। दिव्या ने उन्हें बुला लिया। रात 9 बजे नीता लुल्ला, उनके पति डॉक्टर श्याम तुलसी अपार्टमेंट के उस फ्लैट में पहुंचे। उस समय घर में कुल 4 लोग थे, दिव्या भारती, नीता के हस्बैंड श्याम और भारती की मेड। वही मेड जो बचपन से उनके साथ थी। पहले माता पिता के घर, फिर मुंबई में ड्राइंग रूम में बातचीत शुरू हुई, साथ में ड्रिंक्स थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ब्लैक लेवल स्कॉच, एक विदेशी रम की बोतल मौजूद थी। नीता और उनके पति स्कॉच पी रहे थे, जबकि दिव्या रम पी रही थी। स्नैक्स बन रहे थे। माहौल बिल्कुल सामान्य बताया जाता है कि दिव्या भारती बीच बीच में अपनी मेड को आवाज देती, कभी कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए मंगवाती रहती। बातों का सिलसिला यूं ही चल रहा था। टीवी चल रहा था, समय का अंदाजा नहीं था। रात करीब 11 बजे तक काफी ड्रिंक हो चुकी थी, यानी कहानी का सबसे अहम हिस्सा अब शुरू होता है, जिस पर पूरी जांच टिकी थी। जांच के मुताबिक दिव्या भारती उठकर किचन की तरफ जाती हैं। किचन में वही मेड मौजूद थी। तुलसी अपार्टमेंट के उस फ्लैट में किचन के पास खिड़की बताई जाती है। ये खिड़की बाकी खिड़कियों से काफी अलग थी, इसमें लोहे की ग्रिल नहीं लगी थी। मुंबई जैसे शहर में अजीब बात थी खिड़की में ग्रिल ना होना, वो भी 5वें माले पे। करीब 12 इंच चौड़ी दीवार थी। पुलिस के मुताबिक दिव्या भारती उस दीवार पर बैठने की कोशिश करती हैं। उनका चेहरा किचन की तरफ होता है और पीठ बाहर की तरफ, यानी वो बाहर नहीं देख रही थी। पुलिस की जांच में यह भी बताया गया कि दिव्या भारती अक्सर ऐसा करती थी। वो खिड़की पर पैर फैलाकर बैठ जाया करती थी, लेकिन उस रात शराब ज्यादा पी ली थी, संतुलन बिगड़ गया। अगले कुछ सेकंड में वह पीछे की तरफ गिर गई। 5वीं मंजिल से सीधा गिरना, सीधा फर्श पर। उस जगह पर आमतौर पर सोसाइटी की पार्किंग होती थी। लगभग हमेशा कोई ना कोई गाड़ी खड़ी रहती है, लेकिन उस रात एक भी गाड़ी नहीं खड़ी थी। और यह बात भी बाद में कई सवालों की वजह बनी, जैसे दिव्या भारती नीचे गिरी, मेड चीखने लगी। ऊपर ड्राइंग रूम में बैठे नीता और उनके पति को पता चला, वे दौड़कर नीचे गए। पड़ोसी इकट्ठा हुए, गार्ड को बुलाया गया। दिव्या भारती उस समय जिंदा थी, सांसें चल रही थी, लेकिन सिर में गंभीर चोट थी, खून बह रहा था। अस्पताल ले जाया गया, कपूर हॉस्पिटल। ये वही अस्पताल है जहां सुशांत सिंह राजपूत को भी ले जाया गया था। हालांकि अस्पताल पहुंचते पहुंचते दिव्या की मौत हो चुकी थी। खबर आग की तरह फैल गई। एक उभरती हुई सुपरस्टार सिर्फ 19 साल की उम्र में अचानक दुनिया से चली जाती है। पूरे देश में सनसनी फैल गई और यही बहुत सारे सवाल उठे कि अगर यह सिर्फ हादसा था तो इतनी सारी अजीब बातें क्यों? अगर सुसाइड था तो वजह क्या थी? और अगर मर्डर था तो फिर किसने और क्यों किया? दिव्या भारती की मौत की खबर आते ही यह साफ हो गया कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। वजह सिर्फ यह नहीं थी कि एक मशहूर अभिनेत्री थी, वजह यह भी थी क्योंकि हालात कुछ ज्यादा ही अजीब थे। वर्सोवा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत थाना आने वाले केस में सीधे पुलिस इंस्पेक्टर जे जादव वहां पर गए। शुरुआती जांच उसी फ्लैट में शुरू हुई जहां दिव्या भारती की मौत हुई। पुलिस
के सामने पहली सच्चाई ये थी कि घर के अंदर कुल 4 लोग मौजूद थे। दिव्या, उनकी मेड नीता और डॉक्टर श्याम। दिव्या भारती अब नहीं थी, बाकी सब थे। जांच का पूरा ढांचा इनके बयानों पर टिका था। सबसे पहले मेड का बयान दर्ज हुआ। मेड ने बताया कि दिव्या भारती शराब पी रही थी, कई बार किचन आई, स्नैक्स मांगती रही। आखिरी बार जब किचन आई तो खिड़की पर बैठने की कोशिश कर रही थी। उनके मुताबिक संतुलन बिगड़ गया, पीछे की तरफ गिर गई। लेकिन यहीं पर एक अहम बात सामने आई कि मेड ने यह नहीं देखा कि दिव्या भारती गिरते हुए कैसे नीचे गिरी। वो उस पल को प्रत्यक्ष तौर पर नहीं देख पाई थी, वो सिर्फ आवाज सुनकर मुड़ी थी। इसके बाद नीता और उसके पति शाम के बयान दर्ज हुए। दोनों ने कहा कि वो ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे। उन्हें पता नहीं चला कि दिव्या कब किचन में गई और कब गिर गई। उनके मुताबिक यह सब 3 मिनट के अंदर हुआ। वो 3 मिनट जो आज भी इस केस को रहस्यमयी बनाते हैं या आज भी रहस्यमय माना जाता है, वो 3 मिनट का समय पुलिस के लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 3 मिनटों में जो कुछ हुआ मौत की असली वजह तय करता। लेकिन 3 मिनटों का कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने। रिपोर्ट के मुताबिक दिव्या भारती के शरीर में शराब की मात्रा काफी ज्यादा थी। सिर पर गहरी चोट थी। पीठ और सिर पर गिरने की वजह से अत्यधिक ब्लड लॉस हुआ था। शरीर पर हालांकि संघर्ष के कोई निशान नहीं थे, कोई हथियार का जख्म नहीं था, कोई अंदरूनी चोट नहीं थी। मारपीट की तरफ इशारा करें ऐसी कोई चोट नहीं थी। डॉक्टरों ने मौत का कारण बताया ऊंचाई से गिरने की वजह में गंभीर चोटें। मेडिकल भाषा में इसे अननेचुरल डेथ कहते हैं और शायद यही शब्द बाद में भ्रम का सबसे बड़ा कारण बना, क्योंकि आम लोगों ने अननेचुरल डेथ को साजिश से जोड़ दिया, जबकि मेडिकल टर्म में इसका अर्थ होता है कि मौत प्राकृतिक बीमारी से नहीं हुई। इसके बावजूद पुलिस ने सिर्फ एक्सीडेंटल थ्योरी पर भरोसा नहीं किया। जांच को अलग अलग एंगल से खोला गया। एक्सीडेंटल, सुसाइड, मर्डर। सबसे पहले सुसाइड के एंगल से जांच की गई। सवाल साफ था कि क्या दिव्या ने जानबूझकर अपनी जान दी। पुलिस ने उन्हें करियर, निजी जीवन और मानसिक स्थिति की पड़ताल की कि ऐसा तो नहीं है कुछ। सामने आया कि हाल ही में शादी की थी, करियर तेजी से बढ़ रहा था, उसी दिन एक नया फ्लैट खरीदा था और भविष्य की नई फिल्में साइन की थी। इन तथ्यों ने सुसाइड की भावना को कमजोर कर दिया। लेकिन फिर कुछ बातें आई। साजिद नाडिया अडवाला ने उनकी शादी छिपाई हुई थी। साजिद की पहली शादी, परिवार के कारण रिश्तों में तनाव, बातें आई। ये कहा गया कि साजिद की मां और दिव्या भारती के रिश्ते अच्छे नहीं थे। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की हवा भी जोर से आई। उस दौर में लगभग हर बड़े फिल्म मेकर के साथ जोड़ी जाती थी। इन सब बातों को पुलिस ने नोट किया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला जो सीधे सुसाइड की तरफ इशारा करे या साबित करे। फिर मर्डर एंगल से जांच खोली गई। कुछ ज्यादा चर्चित और विवादित हिस्सा था। सवाल उठे कि क्या जानबूझकर किसी ने धक्का दिया, क्या यह किसी दबाव, झगड़े या साजिश का नतीजा था। पुलिस ने साजिद नाडिया अडवाला के बयान दर्ज किए, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की जांच की, दिव्या भारती के फिल्मी करियर की जो जड़ें थी, लगभग वह बड़े नाम के हर जो उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति था उससे पूछताछ हुई। लेकिन फिर वही समस्या सामने आई कि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। हालांकि इस दौरान एक चौंकाने वाली बात सामने आई। जिस खिड़की से दिव्या भारती गिरी उसमें पहले एक ऑटो स्टॉपर लगा था, या एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म होता है जिसमें खिड़की ज्यादा बाहर की तरफ नहीं खुलती। लेकिन घटना वाले दिन वो ऑटो स्टॉपर काम नहीं कर रहा था। यह हटाया गया या खराब हो गया, ये कभी साबित नहीं हो पाया। पुलिस ने इसकी जांच की, लेकिन यह तय नहीं हो पाया कि जानबूझकर हटाया गया था या पहले से खराब था। इसी बीच एक और घटना ने इस मामले को रहस्यमय बनाया। दिव्या भारती की मौत के ठीक 1 महीने बाद उनकी मेड की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह मेड जो आखिरी गवाह थी इस घटना या साजिश की थ्योरी की को हवा देती थी। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट के अंदर उनकी मौत प्राकृतिक थी, लेकिन ऐसा संयोग एक और शक गहरा गया। पुलिस 5 साल तक इस केस की जांच करती रही। साल 1993 से 1998 तक यह केस हर एंगल से खंगाला गया, हर बयान को दोहराया गया, हर रिपोर्ट की समीक्षा की गई। आखिरकार 1998 में पुलिस ने अपनी अंतिम रिपोर्ट को दाखिल किया। निष्कर्ष साफ लिखा था, दिव्या भारती की मौत एक एक्सीडेंटल डेथ की। शराब के नशे में संतुलन बिगड़ने की वजह से वो खिड़की से गिर गई। ना सुसाइड के पुख्ता सबूत, ना मर्डर के। केस बंद कर दिया गया, लेकिन सवाल बंद नहीं हुए, क्योंकि कुछ कहानियां अदालत में खत्म हो जाती हैं लेकिन लोगों के जहन में नहीं, लोगों की जुबान में नहीं।
भारती की मौत के बाद सबसे पहली चीज जो दिखाई पड़ रही थी वो थी कि खाली जगह। फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी जगह खाली हुई थी जिसके बहुत बड़े अवसर थे, खासकर तब जब कोई कलाकार अपने करियर के शिखर पर हो और ऐसे रफ्तार में अचानक चला जाए। दिव्या भारती के साथ वही हुआ। वो दौर ऐसा था जब एक ही साल में 10 फिल्में रिलीज करना असाधारण बात थी। दिव्या भारती ने करके दिखाया। उनकी कुल 14 हिंदी फिल्में थी, जिनमें से 3 उनकी मौत के बाद रिलीज हुई। कई फिल्मों की शूटिंग बीच में अटक गई, कुछ फिल्मों को दोबारा शूट करना पड़ा। सबसे चर्चित उदाहरण तो आंदोलन पिक्चर का है, जिसे साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस कर रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो गई थी, लेकिन दिव्या भारती की मौत के बाद पूरी फिल्म को दोबारा बनाया गया और दिव्या भारती की जगह श्रीदेवी को लिया गया। यह वही श्रीदेवी थी जिनकी हम शक्ल कहे जाने की वजह से दिव्या भारती को शुरुआती पहचान मिली थी। जब दिव्या भारती बॉलीवुड में आई तब लोग कहते थे कि पर्दे पर श्रीदेवी की झलक लौट आई है। यही तुलना उनके लिए वरदान भी बनी, पहचान भी बनी। यही तुलना उनकी मौत के बाद एक अजीब इत्तेफाक में बदली। दरअसल दिव्या भारती की मौत के 25 साल बाद 2018 में श्रीदेवी की मौत हुई, दुबई के एक होटल बेडरूम में। रिपोर्ट में कहा गया कि एक्सीडेंटल डेथ है। शराब का जिक्र वहां भी आया। वहां गिरना नहीं था, यहां गिरना था। एक की मौत ऊंचाई से गिरने से हुई, दूसरे की डूबने से, लेकिन दोनों मामलों में एक ही शब्द लिखा गया, एक्सीडेंटल डेथ। यह सिर्फ संयोग था या फिर किस्मत की अजीब विडंबना? इसका जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन इतिहास में कुछ इत्तेफाक इतने सटीक होते हैं कि वे सवाल बन जाते हैं। दिव्या भारती के जाने के बाद साजिद नाडियाडवाला ने लंबे समय तक शक के दायरे में रहे। उनके बयान दर्ज हुए, उनकी निजी जिंदगी, पहली शादी, पारिवारिक दबाव, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, अफवाहें, सब कुछ खंगाला गया, लेकिन पुलिस को ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिसके आधार पर केस आगे बढ़ाया जाए। अंततः उन्हें क्लीन चिट मिल गई। हालांकि मीडिया ट्रायल कभी बंद नहीं हुआ। हर कुछ सालों में एक केस फिर जिंदा होता है, कभी किसी किताब में, कभी किसी इंटरव्यू में, कभी किसी टीवी की डिबेट में, और हर बार एक ही सवाल उठता है, क्या सच में सिर्फ हादसा था? एक तरफ पुलिस रिकॉर्ड है, मेडिकल रिपोर्ट है, क्लोजर रिपोर्ट है, दूसरी तरफ आम समझ जो लोग कहते हैं और इतनी सारी बातें। एक घटना में कैसे एक उभरती अदाकारा की मृत्यु हो गई? खिड़की में ग्रिल क्यों नहीं थी? वो आखिरी 3 मिनट में कोई गवाह ना होना, वो आखिरी समय में मेड की मृत्यु हो जाना। इन सवालों का जवाब शायद कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कानून सबूत पर चलता है और आदेश पर। दिव्या भारती के माता पिता ने कभी भी खुलकर किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया। यह स्वीकार किया कि बेटी चली गई, लेकिन वजह को लेकर कोई दावा नहीं किया। शायद इसीलिए कुछ जवाब इंसान को सुकून नहीं देते। आज जब पीछे मुड़कर देखा जाता है तो दिव्या भारती एक अभिनेत्री ज्यादा संभावना लगती है। वो संभावना जो पूरी नहीं हो पाई। अगर वे जिंदा होती तो 90 के दशक का हिंदी सिनेमा कुछ और होता। शायद कई रोल, कई फिल्में, कई रिकॉर्ड्स और उनके नाम होते, लेकिन इतिहास अगर मगर पर नहीं चलता। दिव्या भारती की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह हर उस जगह जिंदा रहती है जहां किसी जवान मौत को समझना मुश्किल हो जाता है। ये कहानी याद दिलाती है कि शोहरत जितनी तेज आती है, उतनी ही तेज सब कुछ छीन